Once again, welcome to our channel, The India Reads. As you know, I am delivering my lecture of economics of 9th standard NCERT based. I have delivered my 3 chapters, and 4th chapter I have delivered up to 3rd part of the economics. And the chapter name was Food Security in India. Chapter is 4th. Chapter name is Food Security in India. It is NCERT based chapter of class 9th, and 3 part we have done. Today we are going to start part 4th, and before starting my 4th part I want to highlight my 3rd part of the economics. इससे पहले मैं आपको 3 पार्ट जो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया चैप्टर के करवा चुका हूं. चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का मीनिंग दोबारा फिर से बताना चाहूंगा कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है. फूड सिक्योरिटी मींस अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम. अवेलेबिलिटी का मतलब हर आदमी को भोजन उपलब्ध होना चाहिए. अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है कि हर बंदा इस अफोर्डेबल हो, उसके पास इतना पैसा हो कि वो भोजन को खरीद सके. तो मैंने आपको 3 पार्ट इसके करवा लिए थे. तो मैं आपका तीसरा जो पार्ट था उसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूं. जो मैंने उसमें बताया पार्ट 3 में मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाया था उन स्टेट्स के बारे में, उन जगह के नेम बताए थे जहां पर क्या है फूड जो सिक्योरिटी को लेकर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है. मींस जो इनसिक्योर पॉपुलेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं. कुछ प्लेसेस के मैंने आपको नेम बताए थे. उसके बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करवाया था, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, कि कौन सा ऐसा जो एस्पेक्ट है जो इंडिकेट करता है वो फूड सिक्योरिटी को. वो था एस्पेक्ट जो था हंगर. तो हंगर जो थी मैंने आपको बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में 2 टाइप्स की होती है. एक होती है क्रॉनिक एंड सेकंड वन इज सीजनल. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस. क्रॉनिक हंगर क्या होती है, सीजनल हंगर क्या होता है. सीजनल हंगर और क्रॉनिक हंगर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था उसमें. तो सीजनल हंगर मींस कि कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जो पूरा साल नहीं चल सकते, वहां साल में कुछ टाइम के लिए हमें फ्री रहना पड़ता है. तो वो क्या थी, वो मैंने आपको बताया था सीजनल हंगर. तो वो लोग किस चीज को फेस करेंगे, फूड इनसिक्योरिटी को फेस करेंगे. और वैसे ही मैंने आपको क्रॉनिक हंगर के बारे में भी बताया था. क्रॉनिक हंगर मैंने आपको बताया था ज्यादातर पाई जाती है जो रूरल एरियाज में पाई जाती है. वहां पर जो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनको अक्सर ही क्रॉनिक हंगर का जो सामना करना पड़ता है. फिर मैंने एक बार ग्राफ के जरिए एक आपको बनाया था ग्राफ. उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि रूरल एरियाज में जो क्रॉनिक और सीजनल हंगर है उसकी रेशो जो है इट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, एज वेल एज इन अर्बन एरियाज इट इज आल्सो डिक्रीजिंग डे बाय डे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर पार्ट 4 एंड आई विल डिस्कस अबाउट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जो चैप्टर का नेम था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. अब मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का क्या मीनिंग है, भारत में भोजन सुरक्षण. तो मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इसके स्कोप की बात करूं, इट इज ग्रोइंग डे बाय डे. जो फूड सिक्योरिटी का हमारा जो मुद्दा है, तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स. अगर मैं भारत की बात करूं तो इंडिया क्या है, इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट. इंडिया हैज बिकम सेल्फ sufficient in food grains during last 30 years. अगर मैं पिछले 30 सालों की अगर बात करूं तो भारत जो है भोजन सुरक्षण, भोजन प्रबंधन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट पिछले 30 सालों में भारत फूड ग्रेन्स, अगर मैं अनाज की बात करूं, अन्न भंडार की बात करूं, उसमें ये क्या हो गया, सेल्फ सफिशिएंट हो गया. सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या है कि ये खुद इतना भोजन, इतने फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने लग गया है कि इसको अब क्या बाहर से फूड नहीं मंगवाना पड़ता. पहले हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, लेकिन इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हुआ कैसे, इसके लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए, वो स्टेप बताने बहुत ज्यादा जरूरी हैं. तो अगर मैं बात करूं फूड ग्रेन्स की कि इसकी अवेलेबिलिटी फूड ग्रेन्स की किसके जरिए हुई, गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट एफर्ट्स
फॉर द फुलफिल ऑफ नीड्स रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी। तो उसी पॉइंट पर मैं एक आपको बताना चाहता हूं अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स की, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स कि गवर्नमेंट ने इतने एफर्ट्स किए, उन्होंने में इंश्योर कर दिया, इंश्योर्ड विद अ केयरफुली डिजाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया, मैं इंश्योर कर दिया, उसने क्या सिस्टम शुरू किया, केयरफुली डिजाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम, केयरफुली डिजाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपसे ऊपर डिस्कस करा, ये मेरा पॉइंट उसी के साथ कोरिलेट है कि लास्ट 30 इयर्स में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया। सेल्फ सफिशिएंट किस तरह से हुआ, उसके लिए मैंने आपको बताया केयरफुली डिजाइन्ड फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप उठाए, कुछ ऐसे बंदोबस्त किए जिसके कारण हमारे देश में अनाज की जो थी, अनाज की पूर्ति जो होने लगी, अवेलेबिलिटी जो थी हमें होने लगी। गवर्नमेंट ने बहुत से सिस्टम किए। वी विल डिस्कस अबाउट अ लॉट ऑफ स्कीम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द फूड सिक्योरिटी। तो मैं उसके लिए दो कंपोनेंट्स जो आपको बताने जा रहा हूं। ये जो सिस्टम था जो मैंने आपको बताया, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, 2 कंपोनेंट्स है इस सिस्टम के, ठीक है। वो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, फर्स्ट था बफर स्टॉक और दूसरा था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में पीडीएस भी बोल देते हैं। 2 सिस्टम कौन कौन से थे मैं आपको बताऊंगा। एक तो था बफर स्टॉक और दूसरा क्या था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। तो पहले कौन सा सिस्टम है जो मैं उसके बारे में बताऊंगा, बफर स्टॉक, और दूसरा कौन सा हुआ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में आप पीडीएस भी बोल सकते हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन मैं अपना कंसेप्ट शुरू करने से पहले आपको बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब बताना चाहता हूं कि बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक को आप सुरक्षित भोजन भंडार भी कह सकते हो, सुरक्षित भंडार भी कह सकते हो। ये बफर स्टॉक क्या होता है, आपने एफसीए के बारे में सुना होगा, जिसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों से सरप्लस जो प्रोडक्शन है वो प्री अनाउंस्ड प्राइस पे खरीद लेती है। ये प्री अनाउंस्ड प्राइस क्या होता है कि किसानों के प्रोडक्शन करने से पहले ही गवर्नमेंट किसी प्रोडक्शन की, किसी क्रॉप की क्या करती है, अनाउंस प्राइस कर देती है, अनाउंस कर देती है कि आपको कम से कम इतना प्राइस जरूर मिलेगा। और जितना किसानों के पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है, गवर्नमेंट परचेज्ड दैट प्रोडक्शन एंड स्टोर्ड इन दी ग्रेनरीज थ्रू एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो क्या करती है, गवर्नमेंट जो सरप्लस प्रोडक्शन होती है किसानों की, उसको परचेज कर लेती है और एफसीआई के जरिए उसको स्टोर कर लेती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये बफर स्टॉक का मैं अगर फंक्शन की बात करूं, ये मैं फंक्शन एक आपको इसका छोटा सा बताना चाहूंगा। ये फंक्शन किसका है, फंक्शन ऑफ अ बफर स्टॉक। ये किस चीज के लिए हेल्प करती है, टू हेल्प to reduce the shortage of food grains, to help to reduce the shortage of food grains, कि जहां हमें शॉर्टेज, अनाज की कमी आती है, उसको रिड्यूस करने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है बफर स्टॉक। और बफर स्टॉक के बारे में आपको बता रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूं किसके जरिए करती है, ये गवर्नमेंट करती है थ्रू एफसीआई। तो ये भी एक पॉइंट इसमें नोट कर लो आप। बफर स्टॉक का फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया। बफर स्टॉक होता किसके जरिए है, बाय द गवर्नमेंट थ्रू एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया, गवर्नमेंट परचेज द सरप्लस प्रोडक्शन फ्रॉम द फार्मर्स इन अ प्री अनाउंस्ड प्राइस। प्री अनाउंस्ड प्राइस में वो प्रोडक्शन को खरीद लेते हैं जो सरप्लस होती है,
और उसको स्टोर करके रख लेते हैं। स्टोर किसके लिए करके रखते हैं? टू प्रोड्यूस, टू यू कैन से दैट टू सप्लाई द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशंस, ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशंस। किस पर्पस के लिए वो स्टोर करके रखती है? ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन। व्हाट इज मेंट बाय एडवर्स कंडीशंस? एडवर्स कंडीशंस होती क्या है? एडवर्स कंडीशन अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं, विपरीत परिस्थितियां। व्हाट इज मेंट बाय एडवर्स कंडीशन? द कंडीशन व्हिच आर नॉट फेवरेबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, दे आर नोन एज एडवर्स कंडीशंस। जो हालात हमारे देश के हित में ना हो, हमारे देश के फायदे के लिए ना हो, बल्कि जिससे हमारे देश का नुकसान हो, उसको एडवर्स कंडीशन बोला जाता है। There are number of adverse condition. You can take example of number of natural calamities, like कोई फ्लड आ गया, कोई ड्रॉट आ गया, कोई फेमाइन्स आ गए। इस तरह की कंडीशन में क्या होगा? नेचुरली है, फूड ग्रेन की शॉर्टेज आएगी। तो फिर अगर हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है, हमारे पास अगर बफर स्टॉक नहीं है, वी कांट सर्वाइव, वी कांट बी कैटेगरीज इन द प्रोग्रेसिव कंट्री। तो अब हमें कोई भी प्रोग्रेसिव कंट्री का नाम नहीं देगा। हम सेल्फ सफिशिएंट कब होंगे? जब हमारे पास विपरीत परिस्थितियों में भी अनाज सुरक्षित होगा, अनाज सेफ होगा। और वो किसके जरिए होगा? वो सिस्टम मैंने आपको बता दिया, बफर स्टॉक के जरिए। क्योंकि बफर स्टॉक एक ऐसी कंडीशन है जो गवर्नमेंट की प्री प्लानिंग होती है। किसके लिए? टू कोप विद द एडवर्स कंडीशंस। टू कोप मींस जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनका सामना करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले एक प्लानिंग, एक एजेंडा तैयार किया हुआ है। बफर स्टॉक के जरिए वो अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखती है, और नेचुरल कैलामिटीज और एडवर्स कंडीशन के टाइम गवर्नमेंट हेल्प अस अ लॉट। दैट वाज द अबाउट द बफर स्टॉक। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन से दैट पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है? पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या। जो फूड ग्रेन्स प्रोक्योर्ड, सुरक्षित करके रखती है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड रेशन शॉप्स, गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स। तो मैं इसमें आपको ऐड करवाऊंगा गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स। अब एफसीआई क्या करती है? मैंने आपको पहले बताया गवर्नमेंट अनाज सरप्लस जो खरीद लेती है और उसको कहां स्टोर करती है? एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। तो वो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया क्या करती है? वो आगे किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है? एफसीआई किसको डिस्ट्रीब्यूट करती है? गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स। अब सरकार से मंजूर शुदा ऐसे बड़े राशन की दुकानें होंगी जहां पर लोगों को कम दाम पे अनाज दिया जाता है। यू कैन आल्सो से दैट दे कैन आल्सो परचेज कुकिंग ऑयल। उनको कुकिंग ऑयल भी वहां पर मिलेगा, उनको शुगर भी मिलेगी, उनको व्हीट, राइस, ऐसी बहुत सी चीजें बड़े कम दाम पर मिलेंगी। ये मेनली बनाया किसके लिए गया है? जो ये सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये बनाया गया है पूरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो गरीब लोग हैं उनके लिए यह सिस्टम शुरू किया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, पब्लिक का मतलब क्या होता है? लोग, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। लोगों को बांटने का सिस्टम जो बनाया गया है। लोगों को किस तरह से बांटा जाता है? एट अ वेरी चीपर प्राइस, लेस देन द मार्केट प्राइस। अगर मार्केट में मान लो 10 kg किसी चीज की वैल्यू है, तो वो आपको वहां पर 2 kg पे मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस पर मिलेगा। इसको एक नाम और दिया गया है, वो मैं आपको नाम बताना चाहता हूं, फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स। इनको फेयर प्राइस शॉप्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज द प्राइस इज चीपर देन द मार्केट। इनका जो प्राइस होता है वो मार्केट से क्या होता है? चीप, कम होता है। और ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया गया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके द्वारा जो मंजूर शुदा राशन की दुकानें हैं, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, दे कैन गिव फूड ग्रेन टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एट अ वेरी चीपर रेट। यू कैन आल्सो से दैट लेस देन द मार्केट प्राइस। और अगर मैं अब तक की बात करूं, राशन की शॉप जो है नियर अबाउट 4.6 लाख ऑल ओवर द कंट्री। अगर मैं राशन शॉप्स की बात करूं नियर अबाउट, अगर मैं राशन शॉप्स की बात करूं तो नियर अबाउट एट प्रेजेंट 4.6 लाख इन द कंट्री।
4.6 लाख जो शॉप्स इनकी चल रही हैं, जो राशन की शॉप्स हैं देश में, और दे आर आल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स। अब इस पॉइंट आगे चलने से पहले मैं इस पॉइंट को थोड़ा डीप में लेके जाना चाहता हूं कि राशन शॉप्स शुरू किसके लिए की गई। ये तो मैंने आपको बता दिया, पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन ये जो सिस्टम है ये पहले किस लिए शुरू किया गया था, हर पर्सन को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिच एंड द पुअर, पुअर एंड नॉन पुअर, यू कैन से दैट। जब गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया द नंबर ऑफ पीपल हु आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दिस सिस्टम वर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ पुअर पीपल, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस सिस्टम को थोड़ा चेंज करने का सोचा। उसने कुछ नया ऐड किया जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। अगर मैं इसके स्टेटस की बात करूं, इसमें जो सुधार किए गए, एक बड़ा अच्छा इसमें इंप्रूवमेंट किया गया कि सिर्फ उन लोगों को इसका फायदा मिले जो असल में इसके हकदार हैं। तो 1992 में एक बड़ा अच्छा सिस्टम इसी में सुधार करके शुरू किया गया इन 1992, और उस सिस्टम को नाम क्या दिया गया, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिवैम्प्ड। बाकी अगर सेम ही है, PDS मींस रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें चेंज क्या किया गया, ये जो सिस्टम था इसका बेनिफिट किसको मिल रहा था, टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। ये किसके लिए शुरू किया गया, फॉर द रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। ये अगर मैं बात करूं रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज की, तो रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज में कौन आते हैं, जो पछड़े हुए एरियाज हैं। देयर आर नंबर ऑफ एरियाज हु आर वेरी फार बिहाइंड ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। अगर मैं देश की आर्थिक स्थिति की बात करूं तो कई ऐसे एरियाज आपको मिलेंगे जहां पर जो ग्रोथ रेट है इट इज टू मच स्लो, दे आर नोन एज रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। तो गवर्नमेंट ने अपना टारगेट बनाया, अपना निशाना बनाया कि ये फैसिलिटीज सबसे पहले उन एरियाज के लोगों को दिया जाए जो कि क्या है, बैकवर्ड हैं, जिनकी इनकम इतनी कम है कि वो मार्केट प्राइस पर चीजों को नहीं खरीद सकते। तो उनको किस चीज की जरूरत है, एक्चुअली दे वांट द थिंग्स at the cheap price, less than the market price, or you can also say that they have to purchase the thing from the fair price shops। तो उनके लिए सिस्टम शुरू किया गया 1992 में, इसमें सुधार करके जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको नया नाम दे दिया गया रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये किसके लिए था, जो बैकवर्ड लोग थे। तो ऐसे कई बैकवर्ड में अगर आपको बात करूं, जैसे हम यूपी की बात कर रहे हैं, बिहार की बात करें, कुछ एमपी कैसे पार्ट्स हैं जो बैकवर्ड एरियाज में आते हैं, तो उन लोगों के लिए और उस हर एरिया के लोगों के लिए जो बैकवर्ड थे, ये एक प्लान स्टार्ट किया गया। और 1997 में इसमें फिर एक सुधार किया गया। 1997 में एक सिस्टम शुरू कर दिया गया, उसको नाम दे दिया गया टारगेटेड PDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका टारगेट क्या था, इसका टारगेट था टू पुअर इन ऑल द एरियाज। इसका बेनिफिट जो किसको दिया गया, बेनिफिट टू ऑल द पुअर इन द कंट्री और एरिया। कि जितने भी लोग थे, जितने भी गरीब लोग थे देश में या एरिया में, उनको टारगेट बनाया गया कि ये बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को मिले जो एक्चुअल में इसकी नीड फील कर रहे हैं। क्योंकि इस गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उन्होंने तो इंप्लीमेंट इसको बड़े अच्छे तरीके से किया, लेकिन आपको पता है कि कुछ करप्ट पॉलिसीज होती हैं जिसके कारण कुछ नाजायज लोग फायदा उठा जाते हैं। तो इसके कुछ लोगों ने फायदा उठाया, तो गवर्नमेंट ने सर्वे किया, इस सिस्टम को दोबारा सर्वे किया गया कि कौन से लोग हैं विच आर एक्चुअली BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उनके लिए दोबारा ये सिस्टम शुरू किया गया। वो गरीब लोग इसमें आए जिनको एक्चुअल में फूड ग्रेन्स चीप प्राइस पर चाहिए थे। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, देखो जो फूड सिक्योरिटी है, अगर मैं आज की बात करूं, फूड सिक्योरिटी तो आज भी पूरी तरह से नहीं है, आज भी कुछ ऐसी शॉर्टकमिंग्स हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाने के बाद, उसको इंप्लीमेंट करने के बाद भी हम पूरी तरह से सक्सेसफुल तो नहीं हो पाए। तो गवर्नमेंट ने बड़ी ऐसी पॉलिसीज बनाई। देयर आर नंबर ऑफ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। आई विल टेल यू 2 or 3 पॉलिसीज इन 2000। तो गवर्नमेंट ने 2 पॉलिसीज स्टार्ट करी
उन पॉलिसीज के आपको नेम बताऊंगा और थोड़ा ब्रीफ में आपको उनके बारे में बताऊंगा कि उन पॉलिसीज में क्या था। इन 2000 गवर्नमेंट ने 2 स्पेशल स्कीम चलाई इन 2000। तो मैं जैसा आपको पहले बताया 2 स्पेशल स्कीम्स वर लॉन्च्ड, 2 स्पेशल स्कीम चलाई गई, 2 स्पेशल स्कीम्स वर लॉन्च्ड। 2 स्पेशल स्कीम चलाई गई गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें गरीबों को और बैकवर्ड लोगों को फायदा मिल सके। उसमें एक स्कीम थी अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना। और इसको शॉर्टकट में अगर नाम देना चाहें AAY, A मीन्स अंत्योदय, A मीन्स अन्न, Y मीन्स योजना, अंत्योदय अन्न योजना। और एक और स्कीम थी अन्नपूर्णा स्कीम, शॉर्टकट में इसको नाम दिया गया APS, अन्नपूर्ण स्कीम, शॉर्टकट में इसको नाम दे दिया गया APS। तो इसके अलावा और भी बहुत सी पॉलिसीज हैं, मैं आपको उन पॉलिसीज के बारे में, उन सारे एजेंडास के बारे में बताऊंगा जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे। ये तो जस्ट मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहता था कि ये गरीबों के लिए शुरू किए गए, बैकवर्ड सेक्शन के लिए स्टार्ट किए गए। देखो नाम से क्लियर हो रहा है अन्नपूर्णा स्कीम, कि अन्न की शॉर्टेज को, उसकी कमी को पूरा करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना, ये भी क्या है, गरीबों को अनाज देने के लिए शुरू की गई। और आई विल डिस्कस अबाउट नंबर ऑफ पॉलिसीज इन माय नेक्स्ट लेक्चर। And if you like my lecture, please subscribe our channel, The India Reads.